नमस्कार। आज हिंदुस्तान की सरकार ने, एनडीए सरकार ने देश का बजट सत्र जो था उसके अंदर बजट पेश किया। बहुत दिन से तैयारियां चल रही थी, चर्चाएं थी, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या कौन क्या गवाएगा, किसके हिस्से में क्या सौगात आएंगी। डिजिटल बजट पहला पेश किया देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और उन्होंने अपने कार्यकाल का यह चौथा बजट पेश किया। देश की पहली वित्त मंत्री है महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके बजट पर सभी की निगाहें भी थी। तो आज देश रोजाना के स्टूडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसको क्या मिला उस बजट से, किसने उस बजट से क्या पाया, किसने क्या खोया। बजट में दो बातें नई रही। एक तो बजट का हलवा अब की बार नहीं बना, मिठाई के डिब्बे बंटे। और दूसरा, जो बजट बनाने वाले अधिकारी कर्मचारी होते थे वो जो 10 से 12 दिन तक एक कमरे में रहा करते थे, उनको कमरे से छूट मिली, डिजिटल बजट बना। डिजिटल बजट की सराहना भी सभी तरफ से हुई। और डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है, और इससे पूर्व जो युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनका भी एक सपना था। और उसी सपने की तरफ बढ़ते हुए आगे डिजिटल बजट पेश किया गया। बजट में किसको क्या मिला, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला सचिव हैं, पेशे से वकील हैं, अधिवक्ता हैं, इनकम टैक्स व सेल टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, सचिन बंसल जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यशपाल मावई, डेंटिस्ट हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस में प्रभावशाली पद पर कार्यरत हैं, कांग्रेस के बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज पार्षद रहे हैं नगर परिषद के अंदर। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी धर्म सिंह। किसान आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है और बजट के अंदर किसानों के बारे में कई बातें भी आई हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी ईश्वर सिंह नवीन। तो आगे बढ़ने से पहले एक एक मिनट के अंदर बजट पर प्रतिक्रिया लेते हैं और शुरू करते हैं नवीन जी से। नवीन जी, कैसा रहा बजट? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना डिजिटल इंडिया, तो बजट की शुरुआत डिजिटलाइजेशन से हुई। डिजिटल बजट पेश किया गया और इस बजट के अंदर इतनी सारी बातों को इन्वॉल्व किया गया कि जिससे एक उस दिशा में एक प्रयास नजर आता है कि आने वाला देश, आने वाला समय जो देश का रहेगा वो डिजिटल रहेगा। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कितनी सारी चीजें वो लेकर आए डिजिटल इंडिया के को, इसको जो कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए। बेसिकली मैं कहूंगा ये जो बजट रहा, फोकस अगर इस बजट में अगर किसी पर रहा तो वो गरीब के ऊपर फोकस रहा। 80 लाख मकानों की जो बात की गई, 80 लाख मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित किए जाएंगे, चर्चा आगे करेंगे, इसमें संक्षेप में ले लेते हैं। लेकर आए। किसानों के लिए बजट रहा, कर्मचारियों के लिए बजट रहा, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बूस्ट मिला इस बजट में, उस पर भी चर्चा करेंगे। रेलवे के लिए भी नई नई सौगातें आई और सड़कों के ऊपर भी बहुत सारा इन्होंने अपना एक इसमें टिप्पणी दी। इसके ऊपर पूरा का पूरा काफी अच्छा एक बजट इन्होंने पेश किया। तो कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर भी, कर्मचारियों के फ्रंट पर भी, आम आदमी के फ्रंट पर भी, गरीबों के फ्रंट पर भी एक बहुत ही शानदार और बहुत ही उत्साह देने वाला प्रोजेक्ट इन्होंने दिया। इस पर आने वाला देश आत्मनिर्भर भारत के रूप में पहचाना जाएगा। इस दिशा में एक ये सकारात्मक प्रयास था। धर्म सिंह जी, किसानों के बारे में बड़ी बातें हुई हैं, बताइए बजट में कैसा लग रहा है आपको? देखिए, किसानों की दृष्टि से ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है जी, क्योंकि मौजूदा सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बहुत पहले से ही 2022 के लिए ये कहा था कि हम उनकी आय दोगुनी कर देंगे जी। परंतु जो बजट पेश किया, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, ऐसा किसानों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। कोई कृषि का बजट बढ़ाया नहीं गया, केवल एक हिदायत दी गई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को कि आप अपने सिलेबस को ठीक करें उसको। और ना ही मतलब जो ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, उम्मीद कर रहे थे किसान शायद उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जो सब्सिडी पहले ही खत्म कर रखी थी उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की। डॉक्टर यशपाल मावई जी, आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, 1.25 घंटा के इस बजट में मुश्किल से 3 मिनट ही कृषि जगत को दिए, किसानों के लिए दिए। मुझे लगता है कि आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए ये एक नकारा बजट है, जिसमें कि ये जो डिजिटल के होने की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि एक भट्टे पे काम करने वाला मजदूर कैसे कैसे इस
क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानेगा और सोचेगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ सूट बूट की सरकार ने सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ बताई हो तो बताई हो, लेकिन इसमें मुझे लगता है आम आदमी, किसान और मजदूर के लिए ये एक नकारा और बेकार बजट है। बंसल जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, देश रोजाना की पूरी टीम को नमस्कार, बुलाने के लिए धन्यवाद। ये 25 साल का विज़न आज दिखाया है, लेकिन बीजेपी जैसे जानी जाती है कि चर्चाओं में रहने के लिए, लेकिन काम के टाइम में खात के एकदम खाली होते हैं। इसलिए पिछले जो बजट बनाए थे उनका कितना आज तक इम्प्लीमेंट हो पाया या उसको धरती पर ले आए हैं, उसके बारे में कुछ ना बताते हुए अगले 25 साल का बजट है, मेरी नज़र में पूरी तरह फेलियर है। सभी ने अपने विचार दिए, सीधे चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि देश अभी किसान आंदोलन से गुजरा था और कहा भी जा रहा है कि किसानों के हित का बजट था। तो सबसे पहले किसानों से चर्चा शुरू करते हैं। एक बात आई है सामने, धर्म सिंह जी, खासकर आप चर्चा करूंगा कि सरकार ने यह कहा है कि 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदेंगे, सरकार एमएसपी पर खरीद ज़्यादा करेगी, इस तरफ भी बात की गई है। इसके अलावा नहरी पानी पर बात आई है सामने। इसके अलावा इसके साथ साथ गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ी नदियों किनारे गलियारे बनाने की बात आई है सिंचाई के लिए। कितना फ़ायदा मिलेगा किसानों को? देखिए, किसानों की जहाँ तक बात है, जब तक आप किसानों की आय दुगनी करने की जो बात कर रही है बार बार सरकार जी, उनको डायरेक्ट बेनिफिट आप नहीं देंगे जी, सब्सिडी के रूप में, खाद बीज के रूप में, बिजली पानी के रूप में, और विशेष तौर पे आज जो सबसे बड़ी मांग है किसानों की वो है एमएसपी की कानूनी गारंटी। कहने को सरकार कह रही है एमएसपी थी, है और रहेगी, परंतु जब ये सारी बातें सरकार कह रही है तो अभी जो पीछे 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चला है उसमें एक बड़ी मांग थी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। आप जैसे विशेषज्ञ बताते हैं केवल मतलब जो 6% लोगों को ही एमएसपी की खरीद होती है, वो भी केवल पंजाब हरियाणा में, तो उसको कानूनी गारंटी देने के लिए सरकार ने लिखित में पीछे 9 दिसंबर को हमारे किसान मोर्चे को पत्र भी लिखा, औपचारिक पत्र लिखा, परंतु आज तक उसकी कमेटी भी फ्रेम नहीं की गई जी। तो इस तरह से हमें नहीं लगता, मतलब जो है। दूसरी बात एक और है कि पिछले जो दौर है इसमें मतलब जो है डीजल के, पेट्रोलियम के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें मोदी जी की सरकार आने के बाद काफ़ी डाउन हुई थी, परंतु बार बार सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। और अभी एक आंकड़े आ रहे थे, वो लोकसभा के ही हैं शायद, कि पीछे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सरकार मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से 70,000 रुपये प्रति। आप किसानी से जुड़े हुए हैं धर्म सिंह जी, पेट्रोल और डीजल का जो खपत होती है खेती के लिए वो इंजन चलाने के लिए है, और इंजन चलाने के लिए तब है जब ट्यूबवेल से पानी निकालना होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सभी किसान समझते होंगे इस बात को। सरकार की योजना ये है कि सिंचाई का नहरी पानी का बंदोबस्त किया जाए। यशपाल जी, हमारे एरिया में नहरी पानी की समस्या रही है पहले भी, कितना समाधान हुआ पिछले टाइम में? अब जो सरकार नई योजना बना रही है कि 5 किलोमीटर के गलियारे बनेंगे, तो क्या उसका लगता है आपको कितना सकारात्मक और कितना अच्छा प्रभाव जाएगा उसका? मुझे नहीं लगता कि कोई इसका कोई अच्छा प्रभाव जाएगा। पहले भी नहरी पानी की अगर बात करें तो ये क्षेत्र भी बहुत अछूता रहा है। आज तक भी इन्होंने किसान के पास नहर का पानी कैसे पहुंचे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। और बात आप कर रहे थे उसकी गंगा के किनारे 5 किलोमीटर वाली, मुझे लगता है अगर उस बागवानी को अगर किसान करे तो मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात है, पर लेकिन होगा क्या, कोई एनजीओ या संस्थाओं को वो दिए जाएंगे जो किसानों को सिखाने के तौर पर ठगने का काम करेंगे। अगर किसान उसे करे तो उसका फ़ायदा हो, लेकिन किसान उसे कर नहीं पाएगा। क्योंकि आप तो खासकर हथीन से आते हैं और हथीन के अंदर मैं समझता हूँ कि नहरी पानी की समस्या खास रही है। रजवाहों में पानी ना आने के लिए वहाँ के कई बार एमएलए भूख हड़ताल तक पर बैठे। तो क्या लगता है आपको कि इससे ये जो बजट के अंदर जो व्यवस्थाएं ये लेकर आए हैं, अभी यशपाल जी कह रहे हैं कि ये एनजीओज को चले जाएंगे, कॉर्पोरेट्स को चले जाएंगे। अब आप देखिए, पहली बात तो ये रही इस बजट के अंदर कि गंगा के किनारे, गंगा के साथ साथ में 5 किलोमीटर का जो कॉरिडोर ये लेकर आ रहे हैं, वहाँ किसानों की जमीन होंगी और ज्यादातर किसान ही उससे लाभान्वित भी होंगे। चलो ठीक है, कुछ इसके लिए यूनिवर्सिटीज वहाँ अगर डेवलप होती हैं तो वो भी किसान के हित की ही बात है। दूसरी बात ये रही इस बजट में, ये जो 5 नदियों को जो लिंक करके उस पानी को डिवाइड करने की जो बात रही है वो भी किसान के हित में ही है। अभी किसान नेता भी अभी बता रहे थे कि किसानों के लिए क्या मिला। किसानों के लिए 163 लाख किसानों के लिए सीधा सीधा इन्होंने कहा कि 1208 मैट्रिक टन की
जो खरीदारी की जाएगी सीधा सीधा इनकी आमदनी में इजाफा होगा। एमएसपी पर 2370 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे अगले वित्त वर्ष के अंदर। तो ये सारी घोषणाएं इस सरकार ने की, किसानों के लिए की। इसमें दिखाया कि जो इनके जो उपकरण होंगे, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे दूसरी मशीनरीज हो, वो उपकरण सस्ते किए। तो किसानों के लिए कैसे ऐसी सरकार नहीं है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए ये सरकार पहले भी प्रतिबद्ध थी और आज के बजट से ये साबित हो जाता है कि इस दिशा में इनका बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही मजबूत प्रयास है। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि ये जो 2022 में किसान की आय दुगनी करने की बात थी, 6 साल से सरकार कह रही है, क्या ये डबल हुई? मुझे लगता है कि लागत तो दोगुनी हुई है लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई है। अगर कृषि की बात करें बजट की, तो पिछली बार जो कृषि के लिए बजट था वो 3.48% था टोटल बजट का, और इस बार वो कम हुआ है, उल्टा वो 3.37 के करीब हुआ। पिछले से कृषि का बजट घटाया गया है। और दूसरी बात एमएसपी की जो भाई कह रहे थे, तो भाजपा सरकार वैसे भी आंकड़े छिपा लेती है कि जो एमएसपी पर खरीद हुई इस बार वो पिछली बार से कम हुई है, बल्कि पिछली बार ज़्यादा हुई थी, जबकि अब की बार वो बढ़नी चाहिए थी, जबकि वो अब इस बार कम हुई है। बंसल जी, हाँ जी सर। सर मेरे एक बात और भी इसमें कही गई है हाँ जी। कि इस साल को सरकार जो है मोटा अन्न वर्ष के रूप में मनाने जा रही है, यानी कह रही है कि धान और गेहूं को वरीयता दी जाएगी। एक तरफ हरियाणा के अंदर सरकार कहती है कि धान की उपज कम की जाए क्योंकि धान पानी की फसल है, पानी के संसाधन बचने के लिए, और दूसरी तरफ कहा गया, क्या लगता है आपको इसके अंदर कि किस प्रकार का तारतम्य बिठाया गया है? देखिए सर, सोच बहुत अच्छी है ये, लेकिन बस बात वहीं आकर अटक जाती है कि ज़मीन पे कितनी इम्प्लीमेंट हो पाती है। तो जो ये सरकार की सोच है कि धान और गेहूं की फसल कम करके मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जाएगी, तो ये अच्छी सोच है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और लेकिन जब ये ज़मीन पे हम देखते हैं कि चीज़ें जो पिछले कही गई थी भाजपा सरकार में वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई हैं, तो उसमें एकदम हम पाते हैं कि हमारी सरकार केवल हमें धोखा देने का काम कर रही है जनता को, और कुछ भी इसके अलावा नहीं कर रही है। बाकी मोटे अनाज तो अब भी उपलब्ध हैं, लोग बाग जो जागरूक लोग हैं वो अब भी अपने उसके संग खाते हैं, और अगर इसकी पैदावार होगी तो ये जो आज रेट में मिल रहे हैं वो और कम मिलेंगे, तो ये अच्छी सोच है। और बजट में तो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, तो इसमें तो बीजेपी वालों से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बात ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है जो इन्होंने पिछले बजट में बोला था कि आज वो लागू हो गया, उसका कितना % आज हम प्राप्त कर पाए। जो इन्होंने रोजगार के ऊपर बोला था या स्मार्ट सिटी बनाने के ऊपर बोला था या घर देने के बारे में बोला था, वो कहाँ हम ले पाए हैं। तो उसमें उस मामले में मैं सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा। मुझे एकदम जीरो है। मुझे ये अभी मैं अपनी बात खत्म कर दूं। अभी आपने कहा कि कितनी सारी चीजें इंप्लीमेंट हो पाई, इंप्लीमेंट कौन सी चीजें नहीं हुई आप ये बताएंगे। दूसरी बात ये कि रोजगार का सृजन मेक इन इंडिया के तहत आपने देखा 68 लाख नए रोजगार प्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर हम बात करें स्किल इसकी आत्मनिर्भर भारत की, हम जो बात कर रहे थे कि ज्यादातर रोजगार भारत के अंदर ही पैदा हो, तो उसके लिए जो प्रोविजन था डिफेंस का पहले 58% था। 58% जो भी उपकरण बनेंगे वो डोमेस्टिक माध्यम से बनेंगे, अब उसको बढ़ाकर 68% कर दिया। ये भी रोजगार का सृजन है और आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बहुत मजबूत कदम है। ये सिर्फ किताब और कागजों में हो रहा है। 2 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी, अब आप 60 लाख रोजगार की बात कर रहे हो। 2 करोड़ क्यों नहीं दिए आप? अब आज 60 लाख का जो गाना गा रहे हो, इतने दिन पहले जो प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ की बात कही थी, वो मैं वहीं आ रहा हूँ। एक बार आपकी बात को काटता हूं मैं डॉक्टर साहब। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करें तो 2008 से 2014 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट 28% से बढ़कर 55% पे पहुंच गया था। बीजेपी की सरकार आने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 27% आया। इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट की जो सालाना जो दर है 6.1% है। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, इस बारे में बेरोजगारी बढ़ी है। एम्प्लॉय आपको पता होगा, बड़े भाई को, छोटे भाई को, कि बीजेपी सरकार आने के बाद अपने जो बेरोजगारी है उनका कोई डाटा ही नहीं लिया गया। केवल जो पुराना डाटा था उसके बेस पे आप जो गणना कर रहे हो, ये आज की डेट में अगर डाटा निकालोगे तो ये कहीं जाके पहुंचेगा। अच्छा, तो मुझे बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद करवाया ही नहीं है। मुझे एक बात समझ में आई कि तो किसान आंदोलन से भाजपा सरकार किसानों से नाराज दिखी, और ये किसानों की ऐंठ निकालने वाला बजट मुझे लग रहा है, वो नाराजगी दिख रही है। आप मुझे कुछ तथ्य आप दे दीजिए। मैंने दे दिए। कृषि बजट क्यों घटाया गया? रूरल इन्वेस्टमेंट का बजट जो पिछली 2 साल से इन्होंने कहा 3.4 अगर आप बोल रहे हैं आंकड़े और आप करें 3.37 जी, बजट घट गया बजट। ये कुल बजट है। ये मैं बताता हूँ, ये मैं घटा बता रहा हूँ कितना, 150,000 करोड़ का अंतर है इसमें।
आप महज जो प्रतिशत में थोड़ा देख रहे हो 1.5 लाख करोड़ यानी कि 150 करोड़ का अंतर है जो कम किया गया है। वो क्यों कम किया गया? कृषि पर ही केंद्रित नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कृषि पर केंद्रित होने के साथ साथ ये गरीबों का बजट है। आप बात क्यों नहीं करते कि 80 लाख मकानों की बात हुई इस बजट के अंदर? मेरे वार्ड के अंदर 200 लोगों ने फार्म भरा, एक को मिला 199 कहाँ गए? इसके साथ साथ एक बात और हुई आएगा इसके लिए, उस पे बात क्यों नहीं हो रही कि इस बजट को युवा बजट भी कहा गया है, यूथ के लिए बजट कहा गया है। नौकरी की बात हम कर रहे थे, 60 लाख नौकरियां और उसके साथ साथ 60 लाख नौकरियां तो कौशल विकास जिन्होंने शिक्षा ली है यानी तकनीकी शिक्षा कह सकते हैं उसको, और दूसरा 16 लाख नौकरियों की बात की गई है मेक इन इंडिया के तहत। तो क्या लगता है इससे क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा? सर देखिए इसमें जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आप अब देखिए 25,000 किलोमीटर की बात की गई NHI को डेवलप करने की 20,000 करोड़ की लागत से। जी जब देश के अंदर इंफ्रा का चाल मजबूत होता है, इतने सारे कम से कम 100 कार्गो सेंटर बनाने की बात हुई, उसको PM गति शक्ति का नाम दिया गया, 100 कार्गो सेंटर बनेंगे। ये किसकी दिशा में प्रयास है? ये उद्योग अगर स्थापित होते हैं, MSME को कॉर्पोरेट टैक्स में फिर से छूट दी गई, इनकम टैक्स के आप जानकार हैं, आप बताएंगे उसके बारे में। अगर इनको सहारा दिया गया, इनको सहारा देने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि रोजगार का सृजन हो रहा है देश आप के अंदर। सिर्फ एक बात देख लीजिए, तरह पिछले साल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बजट में दिया था वो इस बार अब तक भी पूरा नवंबर तक वो अभी तक आधा भी पूरा नहीं हुआ, 48% हुआ है। 52% 3 महीने में कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि कई हजार करोड़ लाख करोड़ बताने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें ये जो आंकड़े हैं ना किताबी, ये आते ही नहीं है सामने। डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 बार डिफ्लेशन पहले देश के अंदर आ चुका है। 1991 में आया, 2008 में आया। आप जीडीपी के डेटा उठा के वहां पे देखिए और इन्फ्लेशन के डेटा देखिए। जीडीपी का क्या था, 1% के नीचे 2008 में गिरी थी और 1991 में 2.5% के आसपास थी। 2008 में मनमोहन जी की सरकार थी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर माने जाते थे, अपने जमाने के सबसे अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश का सबसे ज्यादा जीडीपी तभी थी, सरकार आप की तो पूरी योजना- जीडीपी खा गए। मैं बताता हूं ना आपको, कोरोना काल में आपकी जीडीपी तो 1% जो भी वित्त नहीं मंत्री रही। ने अभी कहा है वो ये कह रहे हैं कि इसको 9.27 पे ले जाएंगे। एक मिनट, जी पहले आप बताइए जीडीपी के डेटा मैं बताता हूं। हाँ मैं पेश कर दूंगा आपको। 2008 से लेकर 2014 तक जीडीपी का जो डेटा रहा, जो इन्फ्लेशन रहा 5.5 से लेकर 8% तक रहा। लेकिन बीजेपी के टाइम में 2014 से लेकर 2019 तक के जो आंकड़े अगर उठाएं तो 3.4% से 5.5% इन्फ्लेशन था। 2022 की बात करें ना, कहा क्या है आपकी जीडीपी ज्यादा है उस वक्त से? जीडीपी 7.5 है, 7.4 और आपको 9 पे छोड़ के गए थे, 8 दशमलव कुछ पे छोड़ी थी मनमोहन सिंह जी ने, 7.4 और आप कम हुए। कोरोना जैसी इतने आप खुद इस निकलने के बाद भी आप 7.5% पे खड़े हुए हैं। आप देखिए, आप खुद मान रहे हैं ना आप कम हो। 2019 में 5.5% जब कोरोना का कहर था, 2020 में कोरोना पीक पर आया, हम 1.9 जहां पूरे विश्व भर की इकोनॉमी धराशायी हो रही थी। कोरोना काल से आप बचना चाहते हो तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। कोरोना काल में इस देश के अंदर गंगा में तैरती लाशें नहीं देखी, कुत्तों ने वो लाशें नोची हैं। कोरोना काल में एक आंकड़े के अनुसार 95% मौतें सिर्फ इसलिए हुई कि ये अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाए, डॉक्टर नहीं थे, बेड नहीं थे, दवाएं नहीं थी। ये सरकार का फेलियर है। सरकार किस लिए बनाई जाती है? अगर कोई आपदा आती है तो सरकार को उसका ख्याल रखना चाहिए। आपने ऑक्सीजन बना के दूसरे देशों को तो भेज दी, और हमारे देश का एक एक व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के कैसे मरा, इस बात का जवाब कौन देगा? जितना अच्छा कोरोना मैनेजमेंट इंडिया के अंदर हुआ है, अगर इतनी विश्व के अंदर कहीं अगर इतनी लाखों लाशें देखकर और गंगा में तैरती लाशों के बावजूद भी ये बेहतरीन ऐसा मैनेजमेंट था आपका, तो भगवान ऐसा बेहतरीन मैनेजमेंट ना दे। मैं तो कहता हूँ इस जनता को ये देखना चाहिए कि कोरोना काल में हर घर में से एक व्यक्ति चला गया, हर घर से एक ना एक लाश गई। उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सरकार की कमियों के कारण हुआ है। हमें एक और भी हमें देखिए, बिल्कुल ठीक है कि आप कहेंगे अच्छा था, आप कहेंगे बुरा प्रबंधन था, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी महामारी दोबारा ना आए जिससे कि हमारे देश को फिर से उस आपदा से गुजरना पड़े। बात आगे चलते हैं। कुछ किसान नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्म सिंह जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो भाई साहब अभी बात कर रहे थे जीडीपी के विकास की। जी मेरे ख्याल में पता नहीं कहाँ से आंकड़े ला रहे हैं, सब पूरी दुनिया जानती है कि मतलब जो पीछे हमारी जो जीडीपी है 23 पॉइंट कुछ माइनस में गई, और केवल आप डेटा उठाइए, कृषि क्षेत्र ने हमारी थोड़ी अर्थव्यवस्था को भाजपा वाले झूठे आंकड़े पेश करने में पहले से ही आगे हैं। जी बताइए, आप बताइए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ये मेरे ख्याल में इंडियन एक्सप्रेस में छपी है जी, कि जो देश की 84% आबादी है लोग हैं, उनकी इनकम इस साल पिछले 1 साल के अंदर घटी है, और केवल जो हमारे अरबपति हैं
वो जो डॉलर में अरबपति है 102 से 142 उनकी पिछले एक साल के अंदर कितना घटित हुआ है देश के अंदर, आप ये देखिए ना कितना मैनेजमेंट लेके चले, 102 से 142 हो गई हुआ चीजों को। और क्या संभाला आपने? एक बस तक तो दी नहीं। बिहार जाने वाले लोग रास्तों में लाशों को ले जा रहे थे, आपने सवारी का इंतजाम क्यों नहीं किया? हमने पहले भी ट्रांसपोर्ट का अच्छा इंतजाम करके दिया है, अभी भी हम 40 बात चल रही है जीडीपी की, बात चल रही है विकास दर की। इसके बीच में बात जरूर आएगी इसके अंदर कि टैक्स स्लैब पर। सर इसमें मैं बोलना चाहूंगा, बड़ी डिमांड थी, आप आयकर अधिवक्ता है, शुरुआत आपसे ही करेंगे इस पर। इसमें काफी देखने की कोशिश करी, पूरा भाषण सुना, लेकिन मुझे आम आदमी के लिए जो टैक्स स्लैब था बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। पिछले साल जो था वही छेड़ा है। बस इनसे यही आशा की जा सकती है कि बीजेपी वालों ने उसको और धराशायी नहीं करा, बाकी उसमें कोई योगदान भी नहीं करा है। बाकी ये कॉर्पोरेट टैक्स जो आपने बताया उसका मैं करता हूँ, उसमें जरूर छूट दी गई है, लेकिन आम आदमी के जो टैक्स स्लैब का रेट है, इंडिविजुअल की बात मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। बताइए टैक्स स्लैब की भी बताइए 2014 में अगर किसी ने टैक्स स्लैब 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया था तो सर 2000 की छोड़ी, मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ। 8 साल सर मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ। ईश्वर सिंह जी 8 साल हो गए, आपसे बड़ी उम्मीद है लोगों को। अगर 8 साल की देखोगे तो कहाँ पहुंचोगे? सर देखिए 2.5 लाख का टैक्स स्लैब मान लिया, लेकिन 87 के अंदर डिडक्शन आप तो अधिवक्ता इनकम टैक्स के 87 के सर मैं पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ पिछले साल से बताइए आप। डिडक्शन दी जा रही है, वो 5 लाख तक लेके जा रही है इसको टैक्स स्लैब को। सर बिल्कुल ठीक है, आप इनकम टैक्स के अधिवक्ता हैं, आप बेहतर जानते होंगे इस बात को। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए पिछले साल भी थी ये चीजें, आज इस साल क्या दिया जैसी जरूरत बीजेपी ने? वैसा बजट पेश किया। जरूरत यही तो थी आदमी कि को किसान हमेशा आंदोलन से किसानों से दुखी थे और किसानों को इस बजट में बिल्कुल नकार दिया गया, उनसे दुश्मनी निकाली गई। सिर्फ एक किसानों की बात क्यों आप कर रहे हैं? किसानों के लिए जितना दिया वो मैं बता चुका, किसानों के आगे भी तो आइए आप। मैं भाई मध्यम वर्ग पे आ रहा हूँ। मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब बढ़ेगा, कुछ ना कुछ उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। पर आइए तो सही आप वहां पर। सर केवल किताबी बातें हैं, केवल किताबी बातें हैं, जमीन पे कुछ भी नहीं है, जमीन पे कुछ भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी कितने लोग करते हैं? आपको जमीन पे बता दिया। 5-10%। अभी बाबूजी ने 90% बताया लोग तो कि अपनी- आम आदमी की आर्थिक आय घटी है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है, महंगाई बढ़ी। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? महंगाई को रोकने के लिए बजट में क्या दिया गया? की बात कीजिए आप। इन्होंने महंगाई को रोकने में आपको एक बात और बताता हूँ। 4.5% सभी सांसदों को विलेज गोद लिए थे, उस बारे में बताइए कुछ। 4.6 नहीं, उसमें एकदम जीरो नहीं, है। 3% ऊपर। पूरे देश के अंदर मैं खासकर कहूँ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का है। इस बजट में उनके लिए क्या किया गया? खड़ी खड़ी फसलें वो आवारा पशु खा जाते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई प्रावधान क्यों नहीं किया? किसान रात भर ठंड में अपने खेत पे सो रहा है, रात भर वहाँ सांड गायें जो उनको खा रही हैं, वो फसल उगाते हैं, मेहनत करते हैं, खाई जाती हैं। उसके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? क्या वैसे तो ये राज्य सरकारों का मुद्दा है, लेकिन इससे किसान को वाकई तकलीफ तो होती है बेसहारा मवेशियों से। खैर आगे बढ़ते हैं। टैक्स की बात हुई थी, सरकार ने एक बात और रखा कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटें होंगी, यानी कि बैंकों का उसका डिजिटलाइजेशन करने की जो प्रस्ताव रखा है सरकार ने, उसके तहत ये कहा गया है कि 75 बैंक यूनिट ऐसी हैं जो डिजिटल पे चलेंगी आगे। कितना फ़ायदा होगा लोगों को उसका, कितना डिजिटल इंडिया का या कितना यूथ का फ़ायदा होगा, वकील साहब आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। नो डाउट डिजिटल जितना रहेगा उतना हमारे यूथ, क्योंकि आजकल डिजिटलाइज्ड है, सब लोग जानकारी रखते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इस बार इसमें तो मैं इनकी पीठ थपथपाऊंगा। बाकी ये है कि मैं इसमें बार बार यही कहूँगा कि जो पिछले साल घोषणाएं की थी बीजेपी ने, एक बार उसका भी अवलोकन कर लेते, उसका भी देख लेते कि कितना वो जमीन पे मिली है, या तो इसमें भी वो इच्छा ही नहीं रखते हैं, केवल हेडलाइन के सर मैं मेरे को कुछ नहीं नजर आ रहा, मैं जब भी बोल रहा हूँ मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा। आप बताइए स्मार्ट सिटी आपने पिछले साल कही थी, बताइए कितनी दे दी? बुलेट ट्रेन जब आप आए थे 1 साल के भीतर कहा था, आज तक आई हो तो मुझे बताइए। अब बुलेट ट्रेन के साथ साथ आपने देखा होगा 400 वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा की हेडलाइन है। रहेगी 800 वंदे मातरम ट्रेन, और अगर आपको मिल जाए अगले 400 कहा गया है 24 तक तो मुझे बताइए। अब डिजिटल इंडिया में की वंदे एक मजबूत कदम नहीं है कि सारे के सारे डाक सर कदम उठाना मैं और वंदे उसको रेल की बात मजबूती से करता हूं। रखना, उसमें फर्क है भाई साहब, एटीएम यूज करेंगे, वो भी इंटरनेट वंदे रेलगाड़ी जो इन्होंने चलाने की बात की है, क्या इन्होंने एक बार भी ये बताया? पहले भी इन्होंने ट्रेन बेच दी है, उनमें कितनी सुविधाएं आम आदमी को मिली है, तो वहां किराया कितना रहेगा उसमें? आज आप प्लेटफॉर्म टिकट
2 रुपए का हर प्लेटफॉर्म सांसद ने- टिकट 50 रुपए का कर हर दिया। सांसद ने गोद लिया था एक विलेज, उस विलेजों के बारे में बताइए वो कहाँ पहुंचे हैं जो गांव गोद लिए गए थे। प्रधानमंत्री ने ऊपर आज से तो बोला आज था तो बजट पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों बजट की बात सर, नहीं आ 16 रही। साल का बजट था ना, बीच बीच में उन्हीं की वही बातें आएंगी जी। कि कथनी और करनी में फर्क है बीजेपी का, बहुत जबरदस्त फर्क है। देखिए कथनी और करनी में बहुत 27 फर्क है। बैंक थे हमारे देश के अंदर, राष्ट्रीय जी बैंक, जी और पीछे मतलब जो कांग्रेस सरकार ने उनका राष्ट्रीयकरण किया था जी। और आज मौजूदा सरकार ने वो 12 कर दिए जी। और अब कह रहे हैं मतलब उनका 5 ही करेंगे। और इवन मतलब जो स्टेट बैंक के भी जो जानकारी है कि उनको भी अडानी के हैंडओवर कर रहे हैं। और जो ये केसीसी लोन मिलता है विशेष तौर पर किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, वो अडानी जी देंगे। देखो कितने दुर्भाग्य की बात है कि अब मतलब जो किसानों को कर्जा अडानी जी देंगे। सर मैं आपको बताऊं, 2008 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी 2,80,000 करोड़ का एनपीए छोड़ के गई बैंकों पर, जो कि 80,000 करोड़ रह गया बीजेपी की सरकार में। लगातार बैंकों को मजबूत करने का काम अगर किया तो बीजेपी की सरकार ने किया 2014 में 2014 में 2008 में बग्गू जी, 2014 में छोड़ के इसमें गई। जमीन इसका है नहीं, होगा। 2,80,000 करोड़ का एनपीए सर, छोड़ के गई थी। आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का एनपीए सर, माफ किया। आप सर माफ करने से वो खत्म हुआ है, आपने रिकवर नहीं करा, सुनिए, माफ करने से खत्म हुआ मैं है। बताता हूं और आपको। हमारे पैसा है वो जो दिया गया है वहां वो भी पे, मैं बताता हूं आपको। आम जनता का कांग्रेस की पैसा है। सरकार थी, ऑयल बॉन्ड इशू करके गई थी। ऑयल बॉन्ड का पेमेंट किसने किया? बीजेपी सरकार ने ऑयल बॉन्ड का पेमेंट किया। आप बात करते हैं कि इसके तेल की कीमतें बढ़ क्यों रही है? लेकिन आम आदमी को, गरीब आदमी को तो कच्चा तेल सस्ता हुआ, आपने तेल महंगा क्यों किया? खाने के 100 रुपए पेट्रोल डीजल, आप लोग आप 100 रुपए पेट्रोल डीजल, पब्लिक से कर 200 दिया रुपए आपने। सरसों मैं का आपके तेल। ऑयल बॉन्ड पर ही आ रहा हूँ कि गरीब एक्साइज आदमी ड्यूटी के आपने घर बढ़ाई, में जो रसोई में एक्साइज तेल ड्यूटी है वो पेट्रोल कम पे हो रहा आपने है, बढ़ाई। वो कैसे बढ़ेगा? क्या कांग्रेस के योजना है टाइम सरकार की में आपकी? जितनी थी उससे डबल कर दिया आपने, बताइए आप। एक्साइज ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कितनी बढ़ गई? सारी की सारी चीजें सर 38% एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं आज हम पेट्रोल पे 38 रुपए केवल एक्साइज ड्यूटी के नाम से जा रहा है। हरित बॉन्ड लेकर आ रहे हैं हम किसानों के लिए, किसानों की उससे किसानों का फायदा होगा कि नहीं होगा? आप मुझे बताइए। 100 रुपए लीटर डीजल से किसानों का फायदा होगा? फायदा हो जाएगा उससे। एक जेब सर, एक जेब में 2 रुपए इंस्ट्रूमेंट कितने का? 50 रुपए ले लेना। खाद की आपने वेट घटा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया। नहीं, आप बस एक बात बता दें, 2022 में दोगुनी हो गई आपके है। माध्यम से कहना बस ये बता दीजिए, 10 रुपए आपने डाल कहा के था 50 रुपए निकाल लेना, ये बीजेपी से सीख सकते हैं। आप एक चीज बताइए, पिछले लगभग 1 महीने से लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आप सब जानते हैं तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यहाँ पर 10 रुपए कम किए तेल के कीमत। कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस सरकार में ज्यादा थी, अब ज्यादा। आप बताना गारंटी कितनी दे है? सकते तब कितनी थी, अब कितनी है? थोड़ा सा घटा अब ज्यादा है। देंगे। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप गारंटी दे सकते हैं नहीं बढ़ेगी इलेक्शन के बाद भी? बताइए मुझे। और टोल टैक्स होगा, आपने झूठी जाल गारंटी पहुंचा दे दिया। एक एक जवाब, आप सड़कों केवल की हाँ बात ना में करते एक हैं, जवाब दे सड़कों दीजिए की मुझे। बात करते हैं। आपने कहा 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, क्या दोगुनी हुई? हाँ ना में जवाब बताओ, बताओ। किसानों की बरगलाने का काम है, भाजपा सिर्फ बहकाने का काम करती है। हेडलाइन बन जाएंगी। मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए कि किसानों क्यों नहीं की हुई? कैसे काम कर रहे हैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार डबलिंग 2022 में डबलिंग 5 ट्रिलियन 5 उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय किसान बड़ा मुद्दा है और हमारी बहस का बड़ा मुद्दा भी किसान बन गया। किसान पर भी बात बिल्कुल होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश किसान प्रभावित करेगा, पंजाब को किसान प्रभावित करेगा, कितना प्रभावित करेगा तय 10 मार्च को होगा। लेकिन इसके साथ साथ आज जिस पर हम बहस कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, वह थे देश का बजट। देश के बजट से किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला। एक बात तो ज़रूर है कि जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति उम्मीद कर रहा था, जो लबोलुआब निकला और जिससे मैं समझता हूँ सभी लोग उससे सहमत होंगे कि सबको उम्मीद थी कि बजट के अंदर इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाया जाएगा। वो जहाँ थी वहीं रही और लोगों को आगे भी उम्मीद हैं। वो कितनी उम्मीदें खरी उतरती हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन एक प्रतिक्रिया अंतिम यह है कि आखिर ये बजट कैसा रहा। फिर शुरू करते हैं आपसे। सर वो क्या है, एक वो है ना कि पुरानी बोतल में नई शराब, बस वही है, यही बजट है वो। और केवल हेडलाइन बनने की चर्चा रह जाएगा और बाद में, क्योंकि ना तो कोई अपनी इंक्वायरी होती है कि पुरानी बोतल में नई शराब। यशपाल जी, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इन्होंने 25 साल आगे का जो बजट बताया है, इसका विजन इतना लंबा और ऊंचा चला गया, शायद मेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच रही है। 25 मुझे साल के जो आज सपने चाहिए, आज मुझे क्या मिलेगा, इसका 25 क्या? साल के सपने सोच के चलती है बीजेपी सरकार आगे का। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है आगे तक की, आगे की सोच को लेकर चल रही है। पेपरलेस सिस्टम कर दिया सारा का सारा। और किसान की सोच देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटा के इन्होंने 22% कर दिया।
और जो इंडायरेक्ट टैक्स की मार है वो सारी आम जनता पर ही। कुल मिलाकर किसान नेताओं का कहना यह है कि सारी मार गरीब पर पड़ी, सारी मार किसान पर पड़ी और सारी मार आम आदमी पर पड़ी। कागजों में कर्मचारियों के लिए राज्य सरकारों में 14% का प्रोविजन कर दिया एम्प्लॉयमेंट पेंशन का, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स का आना चाहिए 10% था, बढ़ाया कर्मचारियों के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कागजों में जो लिखते हैं, जो बोलते हैं वो झूठ होता है। पिछले 2 साल के अंदर रूरल इन्वेस्टमेंट फंड इन्होंने 1 लाख करोड़ की बात की थी, 2,500 करोड़ भी नहीं लगाया। बाकी पैसा ये लगाते नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। घोषणाएं करना इन पे आता है। सरकार है, सरकार भी घोषणाएं करेगी, विपक्ष भी घोषणाएं करेगा और ये चलता रहेगा। सिर्फ झूठी घोषणाएं। पत्थर खड़े रह गए, पत्थर लगे रह गए। इतने कितने सारे पत्थर ऐसे लगे हुए मिल जाएंगे आपको जो कांग्रेस की सरकार ने लगाए थे, सिर्फ पत्थर ही खड़े रह गए। 2004 के बाद पेंशन स्कीम खत्म, सरकार ने एनपीएस आगे बढ़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर लेकर आई इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर, सबसे ज्यादा कार्गो स्टेशन अगर लेकर आई तो बीजेपी सरकार लेकर आई। सबसे ज्यादा रोडों का नेटवर्क पूरे देश भर के अंदर फैलाया बीजेपी सरकार ने। देश की अर्थव्यवस्था चौपट की बीजेपी सरकार ने, जीडीपी को खा गई, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी दर देश के अंदर, आंकड़े बता रहा हूँ 7.5% आप देखिए आंकड़े। जीडीपी 3-3.5% देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उसमें बात क्यों नहीं होती? युवाओं के रोजगार के लिए क्या किया इन्होंने इस बार के बजट में, ये बात क्यों नहीं करते? सिर्फ किताबों में और टीवी पर झूठी बातें चलती हैं। आप बताइए इस जब बारे देश में। को आगे बढ़ाने की बात चलेगी तो युवा की बात भी चलेगी, किसान की बात भी चलेगी, मजदूर की बात भी चलेगी और उद्योग की बात भी चलेगी। आज की इस बजट की चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी ईश्वर सिंह नवीन जी, किसान नेता धर्म सिंह जी, कांग्रेस के नेता डॉक्टर यशपाल मावई जी, धन्यवाद, और आम आदमी पार्टी के नेता अधिवक्ता सचिन बंसल जी। आज की इस बजट बहस को यहीं विराम देते हुए एक अगली बहस के लिए हम सभी को फिर से आमंत्रित करते हैं और बहुत धन्यवाद जी। आज के कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल। यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील डोर 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर केएमपी केजीबी, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235 060606 पर, 8335 060606 पर।